नमस्कार दोस्तों, निवेश इन भारत में आपका स्वागत है। आज हम लोग एंजल वन जो कि एक ब्रोकिंग कंपनी है उसके बारे में देखेंगे, समझेंगे, उसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, किस तरह का बिहेव अभी है इसका। और सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। इसको किसी भी तरह का अन्यथा ना लें। और इन्वेस्टमेंट जब आपको करना हो तो आपके जो भी मेंटर हो या जो भी आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र हो उनसे सलाह लेकर ही आप कोई काम करें। चलिए आते हैं हम अपने मेन मुद्दे पे। तो ये देखिए एंजल वन जो कि एक ब्रोकिंग कंपनी है। सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि इसका मार्केट कैप क्या है। तो 20,000 करोड़ का मार्केट कैप है। चलिए ये तो हम लोग हो गया। और सिंपली ये किस किस से सेक्टर में काम करता है, मतलब डाइवर्सिफाई इसका किस किस सेक्टर में है, ये किस कौन कौन से प्लेटफॉर्म को देता है। तो ये स्टॉक में है, कमोडिटी में है, करेंसी बुकिंग, इंस्टीट्यूशनल बुकिंग, मतलब तरह तरह की चीज़ों में ये है। NBFC की तरह ये काम करता है। इसकी अगर टोटल क्लाइंट की बात करें तो आप देख सकते हैं 22.2 MN। तो इस तरह से मार्केट शेयर डीमेट अकाउंट इंडिया में 15% है इसका। NSE पे एक्टिव क्लाइंट इसके 15% है, जो कि स्क्रीनर पर जो शो कर रहा है। थोड़ा बहुत ज़्यादा कम भी हो सकता है। इसका रेवेन्यू जो आता है, ये ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। इसका रेवेन्यू जो आता है FNO से 85% आता है दोस्तों, और कैश से 11% आता है, और कमोडिटी से 4% आता है। इसका मतलब ये जो एंजल वन है, इसकी एक तरह से आप अगर ये कहें तो टोटल ये डिपेंडेंट है फ्यूचर एंड ऑप्शन वाले पोर्शन पे। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान देंगे। रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें तो ग्रॉस बुकिंग 68% है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट भी है, एंसिलरी ट्रांजैक्शन है, डिपॉजिटरी है, और डिस्ट्रीब्यूशन है, और अदर में 1% है। इस तरह से है ये। आप एक चीज़ आप हमेशा ध्यान देंगे कि जो भी ब्रोकिंग कंपनी होती है उसको निवेश करने से पहले काफ़ी अच्छे से उसको समझ लेना चाहिए, क्योंकि जैसे ही कुछ मार्केट में फेरबदल होते हैं तो उन सब कंपनियों में जो है अप्स एंड डाउन वाली परेशानी आ जाती है। तो ये सब चीज़ें आपको आगे चल के काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान। और ये देखिए, अब आइए इस पर हम देखते हैं करंट प्राइस इसका क्या है। 2265 का है। हाई इसने लगाया था 3500 के आसपास का, और लो था इसका 1941 का। स्टॉक भी देखें 15 का है। मैं बहुत पहले बोल चुका हूँ कि कंपनी कोई ख़राब नहीं होती है, बस आप देखिए। जैसे अब यहाँ देखिए स्टॉक पी जो है इसका 15 का है। अब स्टॉक पी 15 का है, इसका मतलब क्या कंपनी ख़राब हो गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये आपके अपने विवेक पर निर्भर करता है। ये आप जितना सीखेंगे उस आपके अनुभव पे ये सारी चीज़ें अपने आप से क्लियर होते चली जाती है। आज आइए अब हम लोग ROC की बात करते हैं। 38 का है। ROE की बात करते हैं 43 का है। फेस वैल्यू अभी इसका 10 है, यानी कोई भी स्प्लिट अभी तक इसमें नहीं हुआ है। ये चीज़ ध्यान देने वाली है। आइए अब बात करते हैं, कुछ इसके प्रोज की बात करते हैं। तो देखिए, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, ठीक है, मतलब CAGR भी अच्छा दे रहा है 5 साल से, रिटर्न भी इसका अच्छा है, डिविडेंड भी मेंटेन करके रखा हुआ है, और डेबिटर डेज जो है ये इम्प्रूव हुआ है, 59 से 41 डेज हो गया है। इसमें एक निगेटिव बस यही है कि प्रोमोटर होल्डिंग जो है 3 ईयर्स में 8.5%, 8.45% का डिक्रीज हुआ है। ये चीज़ ध्यान देने वाली है। और ये टॉप से 4 पे आती है। सबसे टॉप पे मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस आते हैं, उसके बाद सिक्योरिटी आती है, नोवा हेल्थ आती है, उसके बाद एंजल वन का आता है। ये सब चीज़ें आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए। आइए अब इसका बैलेंस शीट वगैरह हम लोग देखते हैं क्या है प्रॉफिट लॉस का, इसका कंटिन्यूअस है या नहीं है। मैं भी देखा नहीं हूँ, आपके सामने ही देख रहा हूँ। सेल्स देखिए, इसका 2020 में 748 था, सब करोड़ में है, ये आप ध्यान रखेंगे। हर वैल्यू इसका CR में है। 748 है, बाद में 1289 हुआ, 2292 हुआ, 3000 हुआ, 4272 हुआ, 5540, मतलब वेल एंड गुड है।
कोई इस तरह का कोई दिक्कत नहीं है, वेल एंड गुड है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो देखिए 82 था, 297 था, 6225 है, 890 हुआ, 1126 हुआ और 1338 हुआ। इस तरह से ये बेस्ट है, मतलब इसका बैलेंस शीट तो बेस्ट दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो कंपनी हालांकि न्यू है, तो 5 साल का आप देखेंगे 41% का है, 3 साल का देखेंगे 49% का, और वर्तमान में देखेंगे 48 का। ठीक उसी तरह प्रॉफिट ग्रोथ का भी आप यहाँ देख सकते हैं। स्टॉक CAGR देखेंगे 3 साल में 10% दिया है, 1 साल में 21% माइनस में है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी अच्छा है। अब आते हैं इसका देखते हैं कि रिजर्व बोरोइंग वगैरह में क्या इसका परफॉर्मेंस है। देखिए कंटिन्यू रिजर्व जो है कंटिन्यू ग्रो कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी ध्यान देने वाली चीज़ है कि बोरोइंग भी इंक्रीज कर रहा है। रेशियो बीच में देखिए 2023 में थोड़ा कम हुआ था, लेकिन उसके बाद 24 में फिर से वे बढ़ गया, आप सामने ही देख सकते हैं। तो इस तरह से इन सब चीज़ों को ध्यान देना होता है। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप ये सोच कर चलें कि मतलब मुझे हर बारीकी पता हो तभी मैं उस चीज़ को करूं, ये मेरा मानना है। अभी आते हैं हम शेयर होल्डिंग पैटर्न वगैरह की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए 2021 में 44% था, 44.55 था, मार्च 22 में इसका हो गया 44, 23 में हो गया 38, 24 में 38 और 25 में 35 हो गया। चलिए FIS देखते हैं, 5 था, 9 था, 16, 17, 13 और DIs के देखते हैं 11 था, 10 था, 9 हुआ, 949 हुआ, 14 हुआ। ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे पब्लिक पहले 38 थी, 36 हुई, 35 हुई, 37 हुई। मतलब अब इस तरह से कहेंगे कि मिक्स है, कभी ज़्यादा कभी कम हो रहा। प्रमोटर का तो आप देखेंगे तो कंटिन्यू मतलब इसका जो स्टेक है वो कम हो रहा है। FIS की भी देखेंगे तो स्टेक पहले स्टार्टिंग से बढ़ा और बाद में ये 24 के बाद 25 में थोड़ा कम हुआ, 5% के आसपास कम हुआ। और ठीक DIs की भी बात करेंगे तो आप देख सकते हैं 2021 में 12% के आसपास था, फिर 10.5% मतलब कम हुआ, 24 तक कम हुआ, फिर जाके 25 में इसका बढ़ा है। तो इस तरह से ये मिक्स परफॉर्मेंस है। फिर मैं आपको यही कहूँगा कि आपको किसी भी स्टॉक में अगर इन्वेस्ट करना हो, सबसे पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को से ही समझ बूझकर स्टॉक में इन्वेस्ट करें। और दूसरी चीज़, ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस है के लिए है, इसको अन्यथा कभी इस तरह का ना लें कि इस वीडियो को देखकर आप स्टॉक को खरीदें और बेचें। ये कतई अच्छी बात नहीं है, मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ। तो आशा है दोस्तों आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, और अब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए